गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा में इतिहास विषय पर पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग 2003 वर्ष 2003 में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2003 में जो पेपर हुआ था उसमें कुल 85 प्रश्न आए थे। उन 85 प्रश्नों को हम लोग 3 क्लासों में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग वर्ष 2003 पर पहली क्लास कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक को लेंगे। तो आइए हम लोग जो है विलंब ना करते हुए प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। पहला है, प्रश्न संख्या 1 है, वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृत विकसित हुई। विकल्प नंबर 1 है सुरकोटड़ा, नंबर 2 है चान्होदड़ो, नंबर 3 है लोथल, नंबर 4 है कालीबंगा। तो इसका क्या उत्तर होगा? चान्होदड़ो होगा। अब इसको हम लोग समझें झूकर झांगर संस्कृति, और इस तरह से और भी संस्कृतियां हैं कि नहीं हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन या परवर्ती हड़प्पा काल में कुछ संस्कृतियां विकसित हुई जिनकी विशेषताएं हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं से मेल नहीं खाते हैं, मतलब दोनों में अंतर रहा है। उसी तरह से देखिए, एक संस्कृति को झूकर झांगर संस्कृति। झूकर झांगर के अवशेष लरकाना सिंध के निकट चन्होदड़ो, जो हमारे विकल्प में भी था, से प्राप्त हुए हैं। चन्होदड़ो में बाहर से आए थे जो ये लोग थे। इन लोगों ने सिंध सभ्यता के भवनों का जीर्णोद्धार किया, पुराने ईंटों से मकान बनाए। ये चाक के प्रयोग से अपरिचित थे तथा मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाते थे। इस संस्कृति के भांडों में बर्तनों के अलंकरण और चित्रण मेसोपोटामिया, बलूचिस्तान और आमरी संस्कृति से मिलते हैं। झूकर संस्कृति के पतन के बाद चन्होदड़ो में ही झांगर संस्कृति का विकास हुआ। इस संस्कृति के अवशेष चन्होदड़ो से कुछ दूरी पर झांगर नामक स्थान से मिलते हैं। मतलब दोनों संस्कृतियों के अवशेष चाहे झूकर के हो चाहे झांगर के हो, चन्होदड़ो से मिलते हैं। चन्होदड़ो के पास में झांगर है, वहाँ से मिलता है। और संस्कृतियाँ हैं जो परवर्ती हड़प्पा कालीन हैं। उनमें देखिए, कब्रिस्तान एच संस्कृति, प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ पर मिलती है? पश्चिमी पंजाब और बहावलपुर। ठीक। चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति, पूछा जाएगा कहाँ से मिलती है? गुजरात के काठियावाड़ और कच्छ से क्षेत्र से। गुजरात में 2 स्थान है, काठियावाड़ और कच्छ क्षेत्र से। बाड़ा संस्कृति पंजाब में है, परवर्ती हड़प्पा कालीन है। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति गंगा यमुना के दोयाब क्षेत्र में ना। कौन कौन क्षेत्र हो सकता है? बड़गांव हो सकता है, आबखेड़ी है, हस्तिनापुर है, अहिछत्र है तथा अतरंजी खेड़ा। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति ये उत्तर प्रदेश में रोपड़ है और आलमगीरपुर से मिली हैं। ये सभी संस्कृतियां कैसी हैं? परवर्ती हड़प्पा कालीन है, मतलब हड़प्पा काल के बाद की हैं। पंजाब और हरियाणा में भगवानपुर कुरुक्षेत्र है में, नागर जालंधर में, दधेड़ी लुधियाना में किए गए उत्खनन सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण तथा चित्रित धूसर भांड की समकालीनता पर प्रकाश डालते हैं। भगवानपुरा के प्रथम काल का प्रथम चरण सिंधु संस्कृति का है, परंतु दूसरे चरण में सिंधु सभ्यता के उपकरणों के साथ चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं। मतलब भगवानपुरा से जो 2 चरण मिले हैं, प्रथम काल में कहाँ से मिलते हैं? सिंधु संस्कृति के मिलते हैं। लेकिन जो बाद का जो काल है वहाँ पर दोनों मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के साथ में जो है चित्रित धूसर मृदभांड
भी मिलते हैं। हम लोग जो है प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए? पहला विकल्प है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है गुजरात, चौथा विकल्प क्या है? पंजाब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात होगा। आइए हम लोग समझते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित लगभग 2000 बस्तियां खोजी गईं, जिनमें 1400 कितने 1400 बस्तियां कहाँ से हैं? भारत से हैं। शेष कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जो है एक गुजरात प्रांत में सर्वाधिक पुरास्थल खोजे गए, कितने? 250 खोजे गए। इसमें मुख्यतः लोथल, सुरकोटड़ा, धौलावीरा, देसलपुर, रंगपुर, रोजदी, प्रभासपट्टनम, भगतराव, कुंताशी इत्यादि हैं। तो इसका उत्तर क्या है? गुजरात है। स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल गुजरात से खोजे गए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? विकल्प नंबर 1 है आभूषणों से, नंबर 2 है मूर्तियों से, नंबर 3 है मोहरों से, नंबर 4 है खिलौनों से। तो इसका सही उत्तर विकल्प 3 होगा, मोहरों से। प्राप्त तो सबसे हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, ये मामला है। तो आइए, सिंधु लिपि का ज्ञान मुख्यतः कहाँ से होता है? मोहरों से। इसके अलावा मृदभांड में भी, ताम्र गुटिकाओं पर भी जो है मिलते हैं। अब ये जो है लिपि है कैसी ना, ये समझा जाए। ये चित्राकार है, पिक्टोग्राफिक होती है। उसमें क्या होते हैं? चित्र बने होते हैं, और उन चित्रों में जो है 400 से 500 अक्षर हैं। 400 से 500 जो उनकी पूरी लिपि है अभी तक जितनी देखी गई है, उसमें 400 से लेकर 500 के तरह की आकृतियाँ, तरह के चित्र मिले हुए हैं। और इन चित्रों में भी आप देखेंगे तो एक चित्र है जो सबसे ज़्यादा मिलता है, वो किसका है? मछली का है। मछली का चित्र जो है सर्वाधिक मिलता है। यह लिपि जो है कैसे लिखी जाती है? दाहिनी ओर से बाईं ओर। कब लिखी जाएगी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाएगी। लेकिन जब लाइन बदलेंगे तो ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इसी को दाएं से बाएं लाइन बदलने पर बाएं से दाएं को बुस्ट्रोफेडल पद्धति कहते हैं। तो जो लिपि है पिक्टोग्राफिक है, चित्राकार है, लेकिन उसकी जो पद्धति है बुस्ट्रोफेडल है। सिंधु सभ्यता की यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। बहुत से विद्वानों ने दावा किया है कि हमने इसको पढ़ लिया है, लेकिन उस दावे की पुष्टि नहीं हो पाती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के संबंध में कोई द्विभाषिक लिपि, द्विभाषिक लेख नहीं मिला है कि चलो एक अन्य भाषा में मिल गया हो, एक दूसरी भाषा में मिल गया हो, दोनों को टैली करा दिया जाए और टैली करा करके इस लिपि को हम पढ़ लिए हैं, इसको प्रमाणित कर दिया जाए। तो ऐसा अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूरा पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई। विकल्प नंबर 1 है निम्न पुरा पाषाण काल, विकल्प नंबर 2 है उच्च पुरा पाषाण काल, विकल्प नंबर 3 है मध्य पुरा पाषाण काल, विकल्प नंबर 4 है नव पाषाण काल। आग की जानकारी किस युग में हुई थी? नव पाषाण काल में हुई थी। कृषि की जानकारी के लिए भी आता है ना। आइए देखते हैं। मानव को सर्वप्रथम नव पाषाण काल में आग की जानकारी हुई। यह आग की जानकारी ने क्या किया? उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उसके बाद उन्होंने भोजन को जो है पकाकर खाना प्रारंभ किया, और जीवन के में बहुत सी चीज़ों में इनके बदलाव आया। आगे चलें। प्रश्न संख्या 5 है, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? नंबर 1 है पुरा पाषाण काल, नंबर 2 है निम्न पुरा पाषाण काल, नंबर 3 है मध्य पुरा पाषाण काल, नंबर 4 है उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें सही उत्तर क्या होगा? जिसमें हैंड एक्स
कुल्हाड़ी और क्लेवर हो। हम लोगों ने तो ये पढ़ा ना पाषाण काल को या पूरा पाषाण काल को, उनमें पाए जाने वाले उपकरणों के आधार पर ही उनको हम लोग विभाजित करते हैं। तो ये जो हैंड एक्स है और क्लेवर है, ये निम्न पूरा पाषाण काल की विशेषता है। आइए देखते हैं इसको। उपकरणों में भिन्नता के आधार पर पूर्व पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है ना। निम्न पूर्व पाषाण काल जो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच में है। यहाँ पर चापर हैं, क्लीवर है और हैंड एक्स है पाषाण उपकरण। इसके उपकरण जो है हैंड एक्स के सर्वप्रथम मद्रास के समीप है बदमदुरई और अत्तिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बदमदुरई और अत्तिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं। क्लेवर के बारे में जानिए। क्लेवर में दोहरी धार होती है जिसका उपयोग पेड़ों को काटने या चीरने के लिए होता है। इसी प्रकार स्क्रैपर या खुरचनी से पेड़ों की खाल या जानवरों का चमड़ा निकाला जाता है। तो है मध्य पूर्व पाषाण काल जो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व है। इसके उपकरण क्या है? फलक हैं, स्क्रैपर हैं, ब्यूरिन है, बेधक है। ठीक। उसके बाद आता है उच्च पूर्व पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें ब्लेड जो है पाषाण उपकरण है। उपकरणों के आधार पर हमारा उत्तर तो यहीं से मिल जाता है, लेकिन हमको मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगले प्रश्न यहीं से बनेंगे। आगे चलें। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई? विकल्प नंबर 1 है पंजाब में, विकल्प नंबर 2 है राजस्थान में, विकल्प नंबर 3 है दक्षिण भारत में, विकल्प नंबर 4 है सप्त सैंधव प्रदेश में। इसका सही उत्तर क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं। ऋग्वेद से पता चलता है भारत आने के पश्चात आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख पंजाब की 5 नदियों और राजस्थान की सरस्वती और दोसदती नदी के लिए किया गया है। क्लियर? इसी क्षेत्र में ऋग्वेद की प्रारंभिक सूक्तों की रचना की गई। समझ गए? सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्तों की रचना की गई। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है, लेकिन इनसे जुड़े हुए और कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको समझना जरूरी है। आइए, इस तरह से प्रारंभिक आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से लेकर कहाँ तक था? सैंधव प्रदेश तक था। अब आइए देख लेते हैं इस प्रदेश की 7 प्रमुख नदियों का भी उल्लेख है। सिंधु को सिंधु कहते थे, सरस्वती। अब प्रश्न पूछा जाता है, ये दे देगा शतुद्री। शतुद्री जो है किस नदी कहते हैं? सतलज। ठीक। विपाशा किस नदी कहते हैं? ब्यास। परुष्णी दे देगा। परुष्णी आपको बताना होगा कौन सी नदी? रावी कहते हैं। वितस्ता, ये ऋग्वेद में नाम मिला है वितस्ता, जो कौन सी नदी है? झेलम है। अक्षिनी, अक्षिनी कौन सी नदी है? चिनाब है। आपको ये नाम शतुद्री, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, अक्षिनी, अगर ये आप जानते रहेंगे तो उसके बाद उसका संबंध किस नदी से है? शतुद्री का सतलज से, विपाशा का ब्यास से, परुष्णी का रावी से, वितस्ता का झेलम से, अक्षिनी का चिनाब से, तब उत्तर आप सही कर पाएंगे। इसी तरह से ऋग्वेद में जो है अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियों को उल्लेख कुभा, ऋग्वेद में कुभा दिया गया है। वो कौन सी नदी है? काबुल है। ठीक। सुवास्तु दिया गया है, कौन सी नदी है? स्वात है। क्रूमु दिया गया, कौन नदी है? कुर्रम है। गोमती दिया गया, कौन सी नदी है? गोमल है। इसके अलावा ऋग्वेद में गंगा और यमुना का भी उल्लेख है। गंगा नदी का उल्लेख एक बार केवल हुआ है ऋग्वेद में, समझ रहे हैं?
और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसका मतलब ये हुआ उनको जानकारी तो थी, लेकिन गंगा यमुना से संपर्क उनका बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग बात करते हैं। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। नंबर 1 धार्मिक विषय, नंबर 2 राजनीतिक विषय, विकल्प नंबर 3 सामाजिक परिवेश का विषय, विकल्प नंबर 4 दार्शनिक विवेचन ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दार्शनिक विवेचन। आइए, उपनिषद उप प्लस निस से बना हुआ है, उसका अर्थ क्या होता है, फिर वो किससे जुड़ा हुआ है उसको समझते हैं। आइए, उपनिषद शब्द उप और निस धातु से बना है। उप का अर्थ होता है समीप और निस का अर्थ होता है बैठना। गुरु के समीप बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान अर्जन प्राप्त करना, यह उपनिषद में है। ये मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ हैं जिसका ध्येय ज्ञान की खोज करना। इसमें आत्मा और ब्रह्मा का वर्णन है। इसे पराविद्या अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद को पराविद्या या अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद चूंकि जो हमारे जो संहिता परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उसके अंतिम भाग है। देख रहे हैं, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा, वेदांत किसको कहते हैं? वेद को, ब्राह्मण ग्रंथ को, उपनिषद को, पुराण को? तो सही उत्तर क्या है? उपनिषद हमारे वेदांत हैं, क्योंकि हमारे वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, तो इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं। इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं। समझ रहे हैं? 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। उसमें ईश, केन, कठ, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्यनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐत्रेय एवं तैत्तिरीय, इन 10 पर शंकराचार्य का भाष्य है। नंबर 8 पर हम लोग बात करते हैं। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? विकल्प नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। 4 वेद है ना। इसमें जो उपनिषद वेदों उपनिषद हैं, सबके अलग अलग उपनिषद हैं। तो एक पूछ रहा है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्यक उपनिषद किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सामवेद से। अब हमको परीक्षा में तैयारी की दृष्टि से जितने वेद हैं चारों, उनके कौन कौन से उपनिषद हो सकते हैं वो याद कर लेना चाहिए, वो समझ लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं। वेद है ऋग्वेद, ठीक। इसके उपनिषद कौन है? ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के ऐतरेय कौशितकी। यजुर्वेद के देखिए उपनिषद कौन कौन से हैं? बृहदारण्यक, ईश उपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी। 1 2 3 4 5 6 उपनिषद यजुर्वेद के लिखे गए हैं। सामवेद उपनिषद, हमारे जो सामवेद हैं उसके उपनिषद, छांदोग्यक उपनिषद और जैमिनी। यही प्रश्न पूछा गया था, छांदोग्य या छांदोग्यक उपनिषद का वेद कौन सा है? आगे चले। अथर्ववेद, अथर्ववेद के प्रश्न उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या मुंडकोपनिषद। समझ गए? ये याद रहना चाहिए, कंठस्थ रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी वेद का उपनिषद परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर सामवेद का पूछा गया था, ऐतरेय का पूछा जा सकता है, बृहदारण्यक को पूछा जा सकता है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान थे। विकल्प नंबर 1 ऋषि अगस्त, नंबर 2 तोल्कापियर, विकल्प नंबर 3 नक्कीरर, विकल्प नंबर 4 शीतले सत्यनार। तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा नक्कीरर। अब देखिए कह रहा है कि तीसरे संगम ना। अब हमारे पास एक मामला आएगा, संगम क्या है? ये तीसरा संगम है जिसके अध्यक्ष की बात हो रही है।
तो इससे पहले पहला और दूसरा संगम भी हुआ होगा, तो उसका भी कोई न कोई अध्यक्ष होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं संगम क्या है। संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते हैं। प्रत्येक कवि और लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था। स्वीकृति मिलने के बाद ही रचनाओं का प्रकाशन संभव हो पाता था। समझ गए? जैसे हम लोग बहुत संगीतियाँ पढ़े थे 4 ना, उसी तरह से 3 संगम भी हुए हैं, और ये तीनों संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए हैं। आइए देखते हैं प्रथम संगम। ये कहाँ हुआ था? इसका केंद्र क्या था? मदुरा में हुआ था प्रथम संगम। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? ऋषि अगस्त ने। इन्हों अगत्यार भी कहते हैं, ऋषि अगस्त अगत्यार कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण एक रचना है, ऋषि अगस्त की है अगट्टियम। बहुत सी रचनाएं हुई, लेकिन एक महत्वपूर्ण है अगट्टियम। दूसरा संगम पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ था? कपाटपुर या अलवाई। कपाटपुर भी कहते हैं और अलवाई भी कहते हैं। इसको अगस्त ऋषि ने शुरू में किया था इसकी अध्यक्षता, बाद में उनके शिष्य तोल्कापियर ने किया। कुछ समय के लिए अगस्त ऋषि जुड़े थे, बाद में तोल्कापियर। इसलिए बहुत सी पुस्तकों में केवल अगस्त ही मिलता है। पहली और दूसरी संगम की अध्यक्षता कौन करता है? अगस्त ऋषि करते हैं। और इसमें तोल्कापियम नामक जो व्याकरण ग्रंथ है उसकी रचना हुई, महत्वपूर्ण ग्रंथ। तीसरा संगम मदुरा में, पहला मदुरा में, तीसरा मदुरा में और दूसरा कपाटपुर में। पहले की अध्यक्षता अगस्त ने, दूसरे का अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने, तीसरे की नक्कीरर ने किया। नक्कीरर की एक बहुत प्रसिद्ध है पुस्तक मणि मेखलाय। तो इस तरह से परीक्षा में जाने से पूर्व तीनों संगम कहाँ पर हुए थे ना? पहला मदुरा में, दूसरा कपाटपुरम या अलवाई में, तीसरा मदुरा में। पहले का अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने, दूसरे की अगस्त ऋषि ने, बाद में तोल्कापियर ने ज्वाइन किया, और तीसरे की नक्कीरर ने। यही परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था ना। आगे चलें। प्रश्न संख्या 10 है, सूची 1 जनपद हैं को सूची 2 राजधानी से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करें ना। अब ये कह रहा है कुरु, कौशल, वत्स, मगध, ये हैं जनपद और इनकी राजधानियां दिया गया है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये है कुरु। देखो कुरु जनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, हो गया नंबर 1। कौशल की अवध्या, नंबर 3 वत्स की कौशाम्बी, और मगध की राजगिरी। 4 3 1 2, 4 3 1 2। विकल्प नंबर सी देखिए, 4 3 1 2। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, और वहाँ पर जो है अवध्या एक प्रसिद्ध स्थल है, इसलिए यहाँ पर अवध्या से जोड़ा गया है। तो ये है क्या जनपद और राजधानी? तो देखिए, जब हम जो है प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं उसमें जो है 66 महाजनपदों के बारे में है। उसके बाद मगध का उत्कर्ष होता है, तो 16 महाजनपद हैं। उन 16 महाजनपद में किसी न किसी जनपद की स्थिति, उसकी राजधानी, फिर 16 महाजनपद का उल्लेख किस में हुआ है, तो ये सब पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इससे जुड़ा हुआ इसका उत्तर तो हमको पता चल गया। जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानी भी पता हो, और वर्तमान में कहाँ पर हैं वह भी हमको पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। पहला है कि बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। ये प्रश्न पूछा गया कई बार कि 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र से। इन दोनों से हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब यह है कि अंगुत्तर निकाय और
भगवती सूत्र की लिस्ट को मिलाएंगे, सूची को मिलाएंगे तो 2-3 जनपदों में अंतर आएगा, लेकिन उसमें 16 महाजनपद ही आपको मिलेंगे। तो आइए एक एक करके सभी महाजनपद की राजधानी को हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी, वर्तमान में भी बनारस वाराणसी है। दूसरा कौशल है, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अयोध्या भी कुछ समय तक इसकी राजधानी मानी जा सकती है। अयोध्या भी एक प्रमुख नगर था। श्रावस्ती जिले के सहेत महत में कौशल मिलता है। ये फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का क्षेत्र है वर्तमान में। अंग एक महाजनपद था, इसकी राजधानी थी। चंपा ये कहाँ पर है? भागलपुर और मुंगेर जिला है, बिहार में। मगध जो बाद में जिसका उत्कर्ष होता है, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। ये पटना और गया वाला क्षेत्र है। बज्जी, इसकी राजधानी वैशाली थी। ये जो है गणराज्य था, जिसमें 8 जो है राज्य थे। बसाड़ या मुजफ्फरपुर बिहार का एरिया है। चेदी एक महाजनपद है, जिसकी राजधानी सोतीवती है। अपना बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वही है सोतीवती। आगे चलें। वत्स कौशाम्बी है, इलाहाबाद और बांदा वाला एरिया था उस समय। कुरु, इसकी जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ, अभी प्रश्न में था। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला क्षेत्र है। पंचाल, इसकी उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। रुहेलखंड का एरिया है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। मत्स्य जनपद था महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। ये जयपुर वाला क्षेत्र है राजस्थान का, ठीक। सूरसेन महाजनपद था, जो मथुरा जिसकी राजधानी थी। ब्रजमंडल वाला क्षेत्र आज का है। असमक महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में, मतलब दक्षिण में जो एकमात्र महाजनपद था वो असमक था, जिसकी राजधानी पोटन या पोटनी थी। आगे चले। अवंती महाजनपद है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती माहिष्मती, वर्तमान का मालवा और मध्य प्रदेश का भाग है। गंधार राजधानी थी तक्षशिला, पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र पाकिस्तान का है। कंबोज महाजनपद, राजधानी राजपुर या हाटक, राजौरी और हजारा जिले हैं, कश्मीर का एरिया है और पाकिस्तान का है। मल्ल, कुशीनगर व पावा, कुशीनारा या पावा के मल्ल कहा जाता था, देवरिया जनपद में है। तो इस तरह से हम लोगों ने 16 महाजनपद, उनकी राजधानी तथा वर्तमान में उनकी अवस्थिति को देख लिया है। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर है 11। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? नितांत भौतिकवादी कौन था? विकल्प नंबर है अजीत केशकम्बलिन, विकल्प नंबर 2 है पूरन कश्यप, विकल्प नंबर 3 है भगवत कच्चायन, विकल्प नंबर 4 है मक्खलपुत्र गोसाल। इन सब में घोर भौतिकवादी कौन था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। बौद्ध धर्म के उदय से पूर्व जो है कुछ जो है ये थे आचार्य थे, और इसमें जो सही उत्तर है अजीत केशकम्बलिन है। लेकिन उस समय जो है 6 आचार्य प्रसिद्ध थे, तो उन 6 आचार्यों के नाम और उनके विचार, उनके सिद्धांत को समझ लिया जाए। आइए। अजीत केशकम्बलिन, इन्हें भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है, यही प्रश्न था। ये नितांत भौतिकवादी थे, ये उच्छेदवादी भी थे। इनका मत था कि मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं बचता, अतः व्यक्ति को अपने आनंद के लिए जो इच्छा हो वही करना चाहिए। अजीत केशकम्बलिन, इनका चिंतन लोकायत या चारवाक परंपरा से मिलता है, की पुष्टि करता है। यद्यपि लोकायत की संस्थापक बृहस्पति ऋषि थे। समझ गए। अगला है निगंठनाथ पुत्र। क्या नाम है? निगंठनाथ पुत्र।
ये जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी थे, इन्हीं का नाम है। अगले हैं पूरन कश्यप। ये अक्रियावाद के अथवा अकर्मवाद के प्रचारक थे। इन्होंने यह मत रखा कि मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता। अक्रियावाद या अकर्मवाद ना, मनुष्य अच्छा करे चाहे बुरा कर्म करे, इसका कोई फल नहीं होता है। अगले थे पकुध कच्चायन। इन्हें नित्यवादी कहा जाता था और ये मानते थे कि 7 तत्व नित्य हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा। कौन? पकुध कच्चायन। ये पुनर्जन्म तथा कर्म को नकारता है, इनका सिद्धांत। इनका मत भी भौतिकवादी था। इनका कहना था कि संसार में न तो कोई किसी को मारता है, न ही कोई मारा जाता है। पकुध कच्चायन जी का, समझ रहे हैं। आगे हम मक्खली गोसाली। ये पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर इन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। इनकी शिक्षा का मूल आधार था नियतिवाद या भाग्यवाद। मक्खली गोसाली का, इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य के कर्मों को उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु घोर तप और संन्यास में विश्वास करते थे। इन्होंने श्रावस्ती को अपना केंद्र बनाया। ये देखिए, ये कहते हैं नियतिवादी थे, लेकिन ये घोर तप एवं संन्यास में विश्वास करते थे। इनका ये मानना था कि उनकी नियति है कि वो घोर तप और संन्यास का जीवन बिताएं। समझ गए? अगर कथन कारण में दिया जाए कि वो घोर तप एवं संन्यास में विश्वास करते थे, अगला दिया जाए कि नियतिवादी थे, तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। क्यों? क्योंकि उनकी नियति है कि घोर तप करें और संन्यास का जीवन बिताएं। यह संजय बेलठपुत्र ये अनिश्चयवादी थे तथा संदेहवादी थे। संदेहवादी अनिश्चयवादी थे। जीवन संबंधित प्रत्येक प्रश्न पर इनका अनिश्चय था। समझ गए? जो 6 आचार्य थे, इनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 ऋषभनाथ, विकल्प नंबर 2 पार्श्वनाथ, विकल्प नंबर 3 महावीर, विकल्प नंबर 4 अजीतनाथ। इससे पहले यूपी पीजीटी 2000 में और 2002 में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 2 पार्श्वनाथ हैं। पीजीटी 2 में देखिए, हम लोगों ने एक क्लास ली थी, भाग 2 में प्रश्न संख्या 63 पर है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। महावीर से 250 वर्ष पूर्व 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। 83 दिन की घोर तपस्या में उन्हें सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था ना। इनके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं, यह चतुर्याम हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य को बाद में महावीर स्वामी जोड़ते हैं। और एक अतिरिक्त जानकारी रख लिया जाए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो यह लगातार वर्ष 2000, 2002, 2003 सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। सम्मेद पर्वत किससे संबंधित है पूछा गया है। समझ रहे, किस तीर्थंकर संबंधित है? तो इस तरह इनसे संबंधित पार्श्वनाथ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान से इसको समझ लिया जाए। आगे आइए, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? विकल्प 1 कोलीगढ़ राज्य, नंबर 2 कपिल वस्तु के शाक्य गण के, नंबर 3 लिच्छवी गणराज्य के, नंबर 4 पावा के मल। तो हम सबको पता है कि ये जो है कपिल वस्तु के शाक्य गण से थे। आइए देख लेते हैं एक बार। माता बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय शुद्धोधन ना शाक्य क्षत्रिय के यहाँ 563 ईसा पूर्व में, कुछ जगह पर 566 ईसा पूर्व भी लिखा मिलता है। इनकी माता का नाम महामाया था।
पिता का नाम शुद्धोदन ऊपर पढ़ चुके हैं। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की शाक्य की थी यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भदकच्छना मिलता है। इन्हीं से जो है राहुल पुत्र पैदा हुआ था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। क्या किया? गृह त्याग दिया। इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जब बुद्ध अपना घर छोड़ करके तपस्या के लिए चले जाते हैं तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा पहुँचे। यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे ही महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। जब ये संसार से चले जाते हैं तो उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब ये जो है बोधगया से ज्ञान प्राप्त करके सारनाथ आते हैं, ऋषिपत्तनम में मृगदाओं में 5 ब्राह्मणों को जो शिक्षा देते हैं उसमें धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म में। तो ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए। आगे चलें। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। विकल्प 1 है वसुमित्र, विकल्प 2 है अश्वघोष, विकल्प 3 है महाकश्यप, विकल्प 4 है मोगलपुत्र तिस्य। तो इसमें सही उत्तर क्या है? वसुमित्र। देखिए, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी एक कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन में हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता है वसुमित्र ने किया था। कनिष्क के समय में हुई थी। किसके समय में? कुषाण शासक थे कनिष्क, इनके समय में हुई थी। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष थे, कौन था उपाध्यक्ष? अश्व घोष था। कश्यप जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी फर्स्ट, इसकी अध्यक्षता किए थे। और मोगलपुत्र से जो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी, राजगृह में हुई थी, तीसरी की अध्यक्षता की थी। इस तरह से प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, वहाँ से हम इसको अच्छे से देख पाएंगे। पीजीटी परीक्षा 2000 में हम लोगों ने जो क्लास ली थी, वीडियो बना है, भाग 2 प्रश्न संख्या 70 में देख सकते हैं इसको। पीजीटी परीक्षा 2002 में भाग 3 का जो वीडियो है उसमें प्रश्न संख्या 55 में इसकी व्याख्या को अच्छे से हम लोग देख सकते हैं। आगे चलें। प्रश्न संख्या 15 है नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? समझ गए? प्रश्न नंबर 1 विकल्प है जैन धर्म, विकल्प नंबर 2 है वैष्णव धर्म, विकल्प नंबर 3 है शैव धर्म, विकल्प नंबर 4 है शाक्त धर्म। समझ रहे हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? वैष्णव धर्म। तो अब हम लोग इस समझे नवधा भक्ति क्या है, एक बात। दूसरा, नवधा से पता चलता है 9 और 9 तरह की भक्ति। तो अब ये समझा जाए कि इस 9 तरह की भक्ति के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, फिर वो 9 तरह की भक्ति हैं कौन से ना, उसको समझ लिया जाए। प्रश्न से हमारे उत्तर तो मिल गया, हम रट लेंगे कि नवधा भक्ति किसका महत्वपूर्ण संस्कार है, वैष्णव धर्म का। लेकिन परीक्षा में ऊपर नीचे होगा, भूलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इसको डिटेल में समझ लिया जाए तो चांसेस खत्म हो जाते हैं। आइए देखते हैं। नवधा भक्ति वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार है, बात हो गई। श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंध के 5वें अध्याय में वर्णित है, सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। समझ गए? रामचरितमानस के
अरण्य कांड में श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। ये 2 जगह साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। बात हो गई। ये जो है पुराण में दिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। ये श्लोक है जो हमें 9 तरह की भक्ति के बारे में बताता है, जो श्रीमद् भागवत पुराण में है। श्रवणम, श्रवण सुनना, ईश्वर की लीला तथा महत्व शक्ति स्रोत का निरंतर सुनना। समझ रहे हैं? राजा परीक्षित ने इस तरह से किया था। आगे कीर्तन ना, कीर्तन ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद और उत्साह के साथ गान करना सुखदेव ने किया था। स्मरण, तीसरी भक्ति, निरंतर अन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उसे महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर मुग्ध होना, ये स्मरण है। इसको प्रहलाद ने किया था। पाद सेवन, क्या है? पाद सेवन, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। इस तरह की भक्ति लक्ष्मी ने की थी। अर्चन, 5वीं तरह की भक्ति, मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना अर्चन है। पृथु राजा ने इस तरह की भक्ति की थी। वंदन, भगवान की मूर्ति अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्त जन का पवित्र भाव से नमस्कार करना अक्रूर ने किया था। दास्य भाव 7वीं तरह की भक्ति है। ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। हनुमान जी ने दास्य भक्ति की थी भगवान राम की। सख्य, सखा भाव, ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। इस तरह की भक्ति अर्जुन ने की थी महाभारत में। आत्मनिवेदन 9वीं भक्ति है। अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना। यह भक्त की सर्वोत्तम अवस्था है। आत्मनिवेदन बलि राजा ने किया था। हम लोग जो है प्रश्न नंबर 16 पर विचार करते हैं। शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में प्राप्त हुई है? विकल्प नंबर 1 गुप्त युग, विकल्प नंबर 2 है राजपूत युग, विकल्प नंबर 3 है चोल युग, विकल्प नंबर 4 है सातवाहन युग। बताइए अर्धनारीश्वर की संकल्पना। ये है गुप्त युग में। यद्यपि इसका प्रारंभ तो कुषाण युग में ही हो जाता है, लेकिन परिष्कृत और पूर्ण रूप जो है हमको गुप्त काल में मिलता है। आइए हम लोग समझें अर्धनारीश्वर क्या है और उस तरह की मूर्तियां का मिलना शुरू होती हैं। अर्धनारीश्वर इस स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस स्वरूप के आधे हिस्से को पुरुष रूपी शिव का वास है, तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। इस रूप को शंकर भगवान ने बनाया था कि ब्रह्मा ने जब मनुष्यों को बनाया तो उन्होंने देखा कि एक अवस्था आएगी, उसके बाद जो है मनुष्य समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो तपस्या प्रारंभ की। तो ब्रह्मा के मामले को समझ करके शिव ने जो है अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया और दिखाया कि स्त्री और पुरुष दोनों मेरे में समाहित हैं, शिव और शक्ति दोनों एक में हैं। ये देखिए आप लोगों को इस तरह के जो है पिक्चर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आधे पर शिव आधे पर शक्ति का चित्र है। सबसे आरंभिक अर्धनारीश्वर प्रतिमाएं कुषाण काल की हैं। कब की हैं? कुषाण काल की हैं, जो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। गुप्त काल में ये प्रतिमाएं और विकसित हुई तथा इनमें सुधार हुआ।
अगर विकल्प में कुषाण होता, कब प्रारंभ की गई, तो कुषाण उत्तर लगता, लेकिन विकल्प में गुप्ता है इसलिए गुप्त काल इसका सही उत्तर है। आगे चलें। प्राचीन भारत में सेंट्रोकोटस नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 बिंदुसार, नंबर 3 चंद्रगुप्त प्रथम, नंबर 4 चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी स्रोतों में मिलता है घनानंद को पराजित करके जिस राजा ने मगध पर अधिकार किया वह सेंट्रोकोटस था। इस सेंट्रोकोटस का संबंध विलियम जोन्स इतिहासकार हैं, कौन, विलियम जोन्स, किससे स्थापित करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से। इसलिए यूनानी जो स्रोत में जो सेंट्रोकोटस मिलता है, सेंट्रोकोटस वह कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला चलते हैं। इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक था। इंडिका जो लिखा है वो कौन है, नंबर 1 हेलियोडोरस, विकल्प नंबर 2 डायोनीसियस, विकल्प नंबर 3 मेगास्थनीज, विकल्प नंबर 4 सेल्यूकस। तो इसका उत्तर क्या होगा, मेगास्थनीज है, क्योंकि सिकंदर के बाद सेल्यूकस का आक्रमण होता है और उस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस एक संधि होती है। उस संधि में जो शर्तें होती उस शर्तों में एक था कि सेल्यूकस जो है अपना एक दूत थे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है और इसी इंडिका से जो है मौर्य साम्राज्य के विषय में बहुत सी ऐतिहासिक जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। आगे चलें। प्रश्न नंबर 19, अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है ना। तो कलिंग विजय का उल्लेख विकल्प नंबर 1 9वें से, विकल्प नंबर 2 11वें से, विकल्प नंबर 3 13वें से, विकल्प नंबर 4 12वें से। तो अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, एक बार प्रश्न पूछा गया था किस वर्ष उन्होंने कलिंग विजय की थी, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। उसकी जानकारी उसके 13वें अभिलेख से प्राप्त होती है। युद्ध और उसके परिणामों के बारे में विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसल बनाया, दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ बनाया। तो अब ये समझ लें कि कलिंग पर अशोक ने आक्रमण क्यों किया, तो कारण कलिंग को महापद्मनंद ने जीतकर मगध राज में मिला लिया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक था। संभवतः बिंदुसार हैं जो अशोक के पिता थे के समय किसी समय कलिंग स्वतंत्र हो गया होगा। यह अशोक जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए असह्य था। रोमिला थापर इतिहासकार हैं, इनका विचार है कलिंग उस समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था। अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर थी, इसीलिए अशोक ने कलिंग को विजित किया। तत्कालीन लाभ क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। समझ गए। तो इससे पहले ही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न था कि अशोक ने कलिंग पर विजय कब की, विकल्प में था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, और इस सन भी याद रहे 261 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था। विकल्प 1 है निष्क, विकल्प 2 है पण, विकल्प 3 है करसापण, विकल्प 4 क्या है, शतमान। तो राजकीय मुद्रा की बात की जा रही। मुद्राएं तो बहुत चलती थी, लेकिन राजकीय कौन सी थी, जिसमें जो अधिकारियों को वेतन दिया जाता था राज्य में, जिसको मान्य किया गया था कि राजा इसको देगा, या राज्य से जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको यही मुद्रा मिलेंगी। तो उसका उत्तर था करसापण, विकल्प नंबर 2 इसका सही है। आइए देखते हैं और मुद्राएं। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी, पण ना, हम लोगों ने देखा ना क्या थी, पण। यह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। पण किसका सिक्का था, चांदी का सिक्का था। इसके ऊपर
सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, सर्प आदि उत्कीर्ण होते थे। इन्हें आहत मुद्रा, पंचमार्ग कॉइन भी कहा जाता। आहत मुद्रा कैसे? चांदी का मान लीजिए, ले लिए चांदी को, उस पर जो है ठप्पा बना करके सूर्य का मार दिए, तो उस पर जो है उत्कीर्ण हो गया, इसीलिए इसको पंचमार्ग, पंच कर दिए ना, इसीलिए बोलते पंचमार्ग क्वाइन। मौर्य काल में सोना, चांदी और तांबे के भी सिक्के मिलते हैं। राजकीय मुद्रा तो पण थी, लेकिन और भी सिक्के उसमें जारी थे, वो प्रचलन में थे। सोने का सिक्का निष्क या सुवर्ण कहा जाता था। परीक्षा में पूछेगा ना, निष्क या सुवर्ण किसके सोने के सिक्के हैं। चांदी के सिक्के पण, अभी देखा, इसको रूप्य रूप भी कहा जाता था, पण या रूप्य रूप। करसापण, धरण और शतमान। तांबे के सिक्के थे जिन्हें मासक, और जो छोटे छोटे तांबे के सिक्के थे उन्हें कांकड़ी कहा जाता था। इसलिए तांबे के सिक्के मासक या कांकड़ी कहे जाते थे। समझ गए? तो मौर्य के समय में सिक्कों के बारे में इतनी जानकारी हमको अवश्य होनी चाहिए। आगे आइए, प्रश्न नंबर है 21। निम्न से कौन से मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? विकल्प नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प नंबर 2 संप्रति, विकल्प नंबर 3 दशरथ, विकल्प नंबर 4 जालौक। इससे पहले भी वर्ष 2002 में यहाँ से प्रश्न आ चुका है। इसका सही उत्तर क्या है? दशरथ है। आइए देखते हैं। अशोक के पौत्र दशरथ ने बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर पहाड़ी पे लोमस ऋषि गुफा तथा गया जिले में नागार्जुनी पहाड़ी में गोपिका और बडथिका गुफा का निर्माण आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए बनवाए। समझ गए दशरथ के बारे में? दशरथ ही नहीं, अशोक ने भी ऐसा किया था। अशोक ने जो है बराबर पहाड़ी में, कहाँ पर है? जहानाबाद जिले में, अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष सुदामा और विश्व झोपड़ी गुफा बनवाया था, और 19वें वर्ष कर्ण चौपड़ गुफा बनवाया था। आजीवक संप्रदाय को उसको दान दिया था। यहाँ से देखिए सीधा सीधा प्रश्न होता है, किन गुफाओं को किसने दान दिया था, किस धर्म के अनुयायियों को दिया था। अब कभी कभी पूछ लेगा सुदामा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प में अशोक और दशरथ दोनों मौजूद रहेंगे, तो इसको जो थिन अंतर है उसको भी समझ लेना आप लोगों के लिए जरूरी होता है। आगे चलें। निम्न में किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र, कहाँ तक आ गए थे? पाटलिपुत्र तक पहुँच गए थे। नंबर 1 है महाभाष्य, नंबर 2 क्या है? गार्गी संहिता, नंबर 3 क्या है? मालविकाग्निमित्र, नंबर 4 क्या है? मिलिंद पन्हो। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? गार्गी संहिता है। आइए समझ लेते हैं। गार्गी संहिता ज्योतिष शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें जो एक खंड है युग पुराण खंड में, 2 खंडों में है। एक है इसका युग पुराण खंड, इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जहां बताया गया है यवन आक्रांता साकेत, पंचाल, मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज माने पाटलिपुत्र के निकट पहुंच गए थे। जो आपका प्रश्न था उसका यही उत्तर है। अब थोड़ी सी और जान लें इसके बारे में। गार्गी संहिता को ऋषि गर्ग ने लिखा है। ऋषि गर्ग और उनके पुत्र क्रोष्टुकी के मध्य जो संवाद है, संवाद शैली में गार्गी संहिता लिखी गई है। ऋषि गर्ग और उनके पुत्र क्रोष्टुकी के मध्य जो संवाद हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 23। किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था? विकल्प नंबर 1 है गोंदोफर्नीज, विकल्प नंबर 2 है डेमेट्रियस, विकल्प नंबर 3 है बिमखटफिसस, विकल्प नंबर 4 है कनिष्क। ये सब देखिए सभी मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रांता थे, हिंदवन, पहलव, पार्थियाई,
इनसे जुड़े हुए हैं। और इसका सही उत्तर क्या होगा? गोंदो फर्नीस होगा। और ये कौन है और कहाँ से संबंधित हैं, इसको आइए समझा जाए। पार्थियाई या पहलव, समझ रहे हैं? पार्थियाई मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत में पार्थियन राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम 171 ईसा पूर्व में। वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेटस प्रथम 171 ईसा पूर्व में। परंतु इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था गोंडोफर्नीज 20 से 41 ईस्वी में, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला में थी। गोंडोफर्नीज के बारे में हमको जो जानकारी तख्ते वही अभिलेख जो पेशावर में प्राप्त होता है उससे होती है। गोंडोफर्नीज के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। समझ रहे? सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? सेंट थॉमस भारत आया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। बाद में वह दक्षिण चला गया, तमिलनाडु में मार डाला गया। इस प्रकार ईसाई धर्म भारत में पहली बार पहली सदी ईस्वी में, पहली शताब्दी ईस्वी में ही आ गया था। समझ गए? ईसाई धर्म की प्राचीनता को बताता है गोंडोफर्नीस, इसका सही उत्तर है। आगे चलिए, प्रश्न है गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक राजा था। लेखक और राजा दोनों बात करता है। नंबर 1 गौतमीपुत्र सातकर्णी, नंबर 2 सातकर्णी प्रथम, नंबर 3 हाल, नंबर 4 यज्ञश्री सातकर्णी। ये सब सातवाहन शासक हैं और इसका सही उत्तर है हाल। क्या उत्तर सही उत्तर है? हाल है। आइए देखते हैं। गाथा सप्तशती हाल की रचना है। वह सातवाहन शासक था। वह स्वयं बहुत बड़ा कवि तथा कवियों का आश्रयदाता था। उसके इस प्राकृत भाषा में लिखे गए मुक्तक काव्य है में उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन है। उसके बाद उसकी राज्यसभा में बृहद कथा के रचयिता गुणाढ़ रहते थे। प्रश्न पूछा जाए बृहद कथा को कौन लिखा है? इसके अलावा कातंत्र, क्या है? कातंत्र एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके रचयिता सर्ववर्मन भी उसकी राज्य में रहते थे, उसके राज्य की शोभा बढ़ाते थे। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कातंत्र किसने लिखा? सर्ववर्मा ने। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। और किस पर है? व्याकरण की किताब है कातंत्र। किसकी किताब है? व्याकरण की किताब है कातंत्र। समझ गए? यहाँ से कितने प्रश्न निकलते हैं? कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे चलें। प्रश्न संख्या 25 है चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था ना। नंबर 1 रुद्रदामन, विकल्प नंबर 2 गोंदोफर्नीज, विकल्प नंबर 3 भीमकटफिसस, विकल्प नंबर 4 कनिष्क कुषाण ना। और इसका सही उत्तर क्या होगा? कुषाण होगा। आइए देखते हैं। प्रथम भारतीय शासक का चीन के साथ युद्ध, ठीक। यह युद्ध किस कारण हुआ? चीनी तुर्किस्तान मध्य एशिया के प्रश्न पर कनिष्क और चीन के बीच युद्ध हुआ था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन के शासक का सेनापति पांचाऊ अपने हनवंशी नरेश के आदेश पर चीनी तुर्कमेनिस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। उसने खोतान, कासगर, कच्छ की विजय की तथा पामीर के उत्तर पूर्व में चीनी आधिपत्य को कायम किया। फिर आगे चलिए 88 ईस्वी से 90 ईस्वी में यूची नरेश, समझ रहे, यूची चीनी स्रोतों में मिलता है, माने कनिष्क ने 70,000 अश्वरोहियों की एक विशाल सेना सुंगलिन माने पामीर के पार चीनियों से युद्ध के लिए भेजा। ये तो मिलता है, लेकिन चीनी इतिहासकार, ये चीनी स्रोतों से मिल रहा है, लेकिन इतिहासकार क्या कहते हैं? इस युद्ध का कारण कुछ दूसरा बताते हैं। कहते हैं कि कनिष्क ने जो है पांचाओं के पास एक जो है हन राजकुमारी
से विवाह का प्रस्ताव भेजा था। पांचालों ने उसको ठुकरा दिया और इससे रुष्ट होकर के कनिष्क ने पांचालों पर अटैक किया था, चीन पर अटैक किया था। प्रारंभ में जो है इनको पराजय मिलती है कनिष्क को, लेकिन फिर बाद में कनिष्क विजयी होते हैं। इसका वर्णन ह्वेनसांग करता है। कौन करता है? यात्री ह्वेनसांग करता है। इस तरह से चीन से युद्ध लड़ने वाला और जीतने वाला पहला शासक कुषाणवंशी कनिष्क था। आगे चलें। आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नलगोंडा जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्राचीन काल में विख्यात थे? विकल्प नंबर लोहा और इस्पात, विकल्प नंबर 2 सीसा और तांबा, विकल्प नंबर 3 तांबा और जस्ता, विकल्प नंबर 4 लोहा और पीतल। क्या सही विकल्प होगा? आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर विकल्प 1 है, लोहा और इस्पात के लिए नलगोंडा और करीमनगर फेमस हैं। आगे चलें अगले प्रश्न पर। पेरिप्लस में उल्लिखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था? विकल्प नंबर 1 मुजरिस, विकल्प नंबर 2 कोरकई, विकल्प नंबर 3 टिंडिस, विकल्प नंबर 4 कोडाकसाला। एक अज्ञातनामा पुस्तक है प्रथम शताब्दी ईस्वी की, पेरिप्लस द इरेथियन सी। उसमें कहा बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं और प्रश्न में पूछ रहा है कि उसने किस बंदरगाह को कहा था कि मोती उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 2 कोरकई। आइए इसको हम लोग समझते हैं। पेरिप्लस का अज्ञातनामा लेखक कब की है? बात हुई ना प्रथम शताब्दी ईस्वी की। पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में भारत और रोम के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना मिलती है। वह नौरा माने कन्नौर, तोंडी माने पुन्नानी, मुसरी और नेलसिंडा कोट्टायम के निकट पश्चिम तट के बंदरगाहों का उल्लेख करता है। पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह हैं नौरा या कन्नौर, तोंडी या पुन्नानी, मुसरी और नेलसिंडा का उल्लेख करता है। पांड्यों का शासन था उसके समय सालियूर और कोरकई, साली और कोरकई बंदरगाहों के बारे में बताता है पेरिप्लस। कोरकई को पेरिप्लस ने कालची कहा। क्या नाम दिया? कालची। कोरकई को क्या कहा? कालची कहा। और समुद्री मोतियों के लिए यह विख्यात था। ये आपका प्रश्न था, इसका उत्तर आपको मिल गया। यहाँ से अपराधियों द्वारा मोती निकाले जाने और मदिरा के व्यापार में बेचे जाने का उल्लेख पेरिप्लस और प्लिनी दोनों करते हैं। वो कहते हैं कॉलची से मोती निकाल लेते हैं चोरी से और मदिरा में ले जा करके बेच देते हैं, इसका उल्लेख मिलता है। अब और जान लिया जाए चोलक बंदरगाह कौन कौन से थे? पुहार, अरिकामेडु और उरयूर किसके थे? चोलों को थे। और पेरिप्लस में अरिकामेडु का नाम अरिकामेडु नहीं पेडोक मिला है। क्या नाम है? पेडोक। और चेरों के बंदरगाह तोंडी, मुसरी या मुजरिस, करौरा, वांजी तथा बंदरगाह का नाम है। समझ रहे हैं? तो पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी में चोल, पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी में चोल, चेर और पांड राज्यों के बंदरगाह का वर्णन मिलता है। भारत और रोम के मध्य जो व्यापार है उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी संबंधित जानकारी से हमको जो है भारतीय व्यापार को प्राचीन काल में समझने में बहुत मदद मिलती है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 28। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। विकल्प नंबर 1 है श्रीगुप्त, विकल्प नंबर 2 है चंद्रगुप्त प्रथम, विकल्प नंबर 3 है समुद्रगुप्त, विकल्प नंबर 4 है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम होगा। आइए देखते हैं। गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त द्वारा की गई। प्रश्न पूछेगा गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? तो उत्तर हमको देना होगा श्री गुप्त ने की। कब की? 275 ईस्वी में। उसने जो उपाधि धारण की वो थी महाराज की।
ठीक। उसके बाद घटोत्कच का शासन हुआ। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। फिर उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईसा पूर्व ईस्वी में। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 334 ईस्वी के बीच। इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उससे पहले दो हुए, श्रीगुप्त घटोत्कच, वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। सर्वप्रथम ने किया, ऐसा प्रतीत होता है शकों में प्रयुक्त क्षत्रप या महाक्षत्रप उपाधियों का अनुसरण पर ही उसने ऐसा किया। यह जानने के लिए जरूरी है। अगर कथन कारण आए महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो कारण में ये है कि वह शकों में प्रयुक्त क्षत्रप तथा महाक्षत्रप की उपाधियों के अनुसरण पर ही उसने ऐसा किया था। उसके राजारोहण तिथि कब थी? 319 ईस्वी। 319 ईस्वी से गुप्त संवत प्रारंभ होता है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। 319 ईस्वी हमको याद रहना चाहिए। प्रथम गुप्त सम्राट था जिसने चांदी के सिक्के चला, रजत मुद्राएं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नहीं किया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों के अनुसरण पर जो है चांदी की मुद्रा चलाई थी, लेकिन पहला जो गुप्त सम्राट था, शासक था, जिसने चांदी की मुद्रा चलाई, वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। उसकी स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। उसके राज का विस्तार बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में था। चंद्रगुप्त प्रथम से कुल मिला के यही 3-4 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका हम लोगों ने देख लिया है। अगला प्रश्न चले। प्रश्न संख्या 29 है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश के वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किया? विकल्प नंबर 1 है नागवंश, विकल्प नंबर 2 है वाकाटक, विकल्प नंबर 3 है कदम्ब राजवंश, विकल्प नंबर 4 है लिच्छवी राजवंश। इसका सही उत्तर क्या है? लिच्छवी। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने जो है विजय और वैवाहिक संबंध दोनों के माध्यम से अपने को मजबूत करने का प्रयास किया, और उस प्रयास की कड़ी में उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आइए उसको देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक इनके अन्य नाम क्या थे? परीक्षा में पूछे जाते हैं। देवगुप्त, देवराज, देवश्री। इनकी उपाधियां क्या थी? विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत ना। वैवाहिक संबंध देखिए, नागवंश था ना। नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। उन्हीं से इनकी जो पुत्री है प्रभावती गुप्ता पैदा हुई थी। वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। वाकाटक तथा गुप्तों के मैत्री से शकों का उन्मूलन संभव हुआ। अगला है कदम्ब राजवंश। इस वंश के शासक काकुत्स वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम से कर दिया। अपना नागवंश से खुद किया, वाकाटक वंश से अपनी पुत्री का विवाह किया, कदम्ब वंश के काकुत्स वर्मन की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह किया। इन वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। आगे चलें। विशाख दत्त के कृत है देवी चंद्रगुप्तम। हम लोगों ने देखा एक मुद्रा राक्षस है। चंद्रगुप्त से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। उसके अनुसार शकों के आक्रमण के समय रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंपकर शांति स्थापित करने का विचार किया। इससे क्षुब्ध होकर रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का वेश बनाकर शकराज की हत्या कर दी और सकारी की उपाधि धारण की। एक उपाधि इनकी क्या है? सकारी। ठीक। उसके बाद उसने रामगुप्त की भी हत्या कर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। इस घटना को उल्लेख गुप्त अभिलेखों में नहीं मिलता है,
लेकिन उस समय के जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं सभी में इसका उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं का अनुसरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए। पश्चिम शक विजय के फलस्वरूप ही उसने व्याघ्र सिक्के, व्याघ्र शैली के सिक्के जारी करवाए और विक्रमादित्य की उपाधि ली। समझ रहे हैं इतना। और आगे चंद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन उदयगिरी गुहा लेख में मिलता है। अगर पूछा गया कहाँ मिलता है, चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी उसकी दूसरी राजधानी थी। कला और साहित्य के प्रति उसका प्रेम अगाध था, उसका अनुराग अगाध अनुराग था। इस कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। साहित्यिक प्रगति के आधार पर अनुश्रुतियों के अनुसार उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाते हैं ना, अष्टदिग्गज ना। उसके समय विजयनगर में कृष्णदेवराय के समय इस तरह से विक्रमादित्य द्वितीय के समय में नवरत्न थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतर, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पण, बराह मिहिर और बरूची का नाम मिलता है। और फाह्यान एक चीन यात्री था ना, उसी के शासनकाल में चीन यात्री फाह्यान 399 से 414 ईस्वी तक भारत आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। इतने तरह के फैक्ट तथ्य हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के संबंध में पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। सूची 1 में ग्रंथकार को सूची 2 में मूल ग्रंथ से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्रंथकार हैं बराह मिहिर, विशाख दत्त, शूद्रक और बिल्हड़। और किताबें क्या दी गई हैं, पुस्तकें मूल ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि, मृच्छकटिकम, बृहद संहिता, देवी चंद्रगुप्तम और विक्रमांग देव चरितम। तो देखिए इसमें बराह मिहिर का है बृहद संहिता ना, विशाख दत्त का है देवी चंद्र गुप्तम, शूद्रक का है मृच्छकटिकम, बिल्हड़ का है विक्रमांक देवचरितम। 3 4 2 5 कहीं पर है 3 4 2 5, देखिए विकल्प नंबर 2 है। ये जो है प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है मेरुतुंग की, ठीक है। मृच्छकटिकम किसकी है, शूद्रक की रचना है। बृहद संहिता इनकी रचना है बराह मिहिर की, बराह मिहिर की है। देवी चंद्रगुप्तम किसकी है, विशाख दत्त की है, विशाख दत्त की है। और विक्रमांक देवचरितम है किसकी, बिल्हड़ की है। आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। बराह मिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, ये पूछे जाएंगे बोले बराह मिहिर क्या थे ना, तो ज्योतिषी थे। इनकी जो पुस्तकें मिलती हैं पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए बार बार। विशाख दत्त के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, गुप्तकालीन विभूति थे। इनके 2 नाटक हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ना। देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और मुद्रा राक्षस में मौर्य का इतिहास पता चलता है। शूद्रक मृच्छकटिकम इनकी रचना है, गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है जिसका नायक चारुदत्त सार्थवाह था, नायिका वसंत सेना एक गणिका थी। बिल्हड़ कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य शिष्य खष्ट का राजसभा में था। उसने अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य खष्ट के जीवन चरित्र लिखा था विक्रमांक देव चरित्र के नाम से। मेरुतुंग गुजरात के थे मेरुतुंग, उन्होंने प्रबंध चिंतामणि लिखी थी। इस तरह से हम लोगों ने आज वर्ष 2003 के पूछे गए प्रश्नों में से 30 प्रश्न पर विचार विमर्श कर लिया है। साथ में उनसे जुड़े हुए अन्य प्रश्न जो बन सकते हैं
या परीक्षाओं में आए हैं उन पर भी विचार विमर्श हुआ। अब अगली क्लास में हम लोग जो है शेष बचे हुए प्रश्नों में से 30 प्रश्न हल करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक पूरी क्लास को अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद।